Hi everyone, welcome to जीत क्लासेस। माय नेम इज जीत सरकार। आज के लेक्चर में बात करेंगे हम केल्विन साइकिल के बारे में। केल्विन साइकिल को हम डार्क रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि केल्विन साइकिल में लाइट का कोई भी यूज़ नहीं होता है। केल्विन साइकिल को और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि अगर हम देखें कि केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं, तो जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन प्रपोज्ड बाय मेल्विन केल्विन। सबसे पहले डार्क रिएक्शन को मेल्विन केल्विन साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसीलिए इस डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल के नाम से जाना जाता है। इस साइकिल को C3 साइकिल के नाम से जानते हैं क्योंकि इस साइकिल का जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ओके, जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस साइकिल को रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो केल्विन साइकिल होता है इसमें 5 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल यूज किया जाता है और आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है वो, ओके, या आप बोल सकते हो कि वो 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, ओके। तो केल्विन साइकिल का जो इनिशियल प्रोडक्ट होता है वो 5 कार्बन का होता है, इसीलिए, और जो 5 कार्बन होता है उसी 5 कार्बन को फिक्स किया जाता है, फिक्स करने के बाद वो 6 कार्बन में कन्वर्ट होता है, इसीलिए इसका नाम है रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल यानी कि RPP, ओके। इस साइकिल को कार्बन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस साइकिल में CO2 को फिक्स किया जाता है, यानी कि कार्बन को फिक्स किया जाता है, इसीलिए इस साइकिल का नाम कार्बन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ओके। उसके बाद है इस साइकिल को स्ट्रोमा रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जो केल्विन साइकिल होता है या डार्क रिएक्शन होता है ये थैलेकॉइड के स्ट्रोमा में होती है, ओके, इसीलिए इसको स्ट्रोमा रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर और भी है। The light and carbon reactions of photosynthesis, okay, light is required for the generation of ATP and NADPH। अब यहाँ पर देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है इसमें ये है लाइट रिएक्शन और ये है डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन, ओके। तो क्या होता है लाइट रिएक्शन, इससे जो पिछला लेक्चर है उसमें हम लोग लाइट रिएक्शन को बहुत अच्छे से कवर किए हैं। तो लाइट रिएक्शन में एक्चुअल में लाइट रिएक्शन में बन क्या रहा है, लाइट रिएक्शन में क्या क्या बन रहा है, आपका ATP और NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। द ATP एंड NADPH आर कंज्यूम बाय द कार्बन रिएक्शंस व्हिच रिड्यूस CO2 टू कार्बोहाइड्रेट यानी कि ट्रायोस फॉस्फेट, ओके। क्या बोला जा रहा है, जो लाइट रिएक्शन के थ्रू जो ATP और NADPH का फॉर्मेशन हुआ है उस NADP और ATP का यूज कार्बन को फिक्स करने के लिए किया जाता है, ओके। और जब कार्बन फिक्स हो जाता है तो ये ट्रायोस फॉस्फेट में चेंज हो जाता है, ओके, इसमें चेंज होगा, ये ट्रायोस फॉस्फेट में चेंज होता है और फाइनली ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। इस तरीके से हम केल्विन साइकिल को स्टडी कर सकते हैं, ओके। केल्विन साइकिल को चलने के लिए लाइट रिएक्शन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि लाइट रिएक्शन के थ्रू क्या बनता है, एसिमिलेटरी पावर बनता है, और वो एसिमिलेटरी पावर क्या है, ATP और NADPH, और इसी एसिमिलेटरी पावर का यूज करके CO2 को फिक्स किया जाता है और CO2 से ट्रायोस फॉस्फेट बनता है, ट्रायोस फॉस्फेट से फाइनली ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ओके। केल्विन साइकिल को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए एक्चुअल में जो केल्विन साइकिल होता है, केल्विन साइकिल में 3 स्टेप्स होता है या 3 फेसेस होती है। इसमें सबसे पहला जो फेसेस होती है वो है कार्बोक्सिलेशन, दूसरी फेज क्या होती है, रिडक्शन, और जो तीसरा फेज होता है वो होता है रीजनरेशन, ओके। तीसरा फेज क्या होता है, रीजनरेशन होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन कि कार्बन को फिक्स करने के लिए जो ये फेसेस होती है इस फेसेस का क्या क्या रोल होती है, ओके। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, द केल्विन साइकिल प्रोसीड इन 3 स्टेजेस, 3 स्टेज होती है। पहला स्टेज क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन, ड्यूरिंग विच CO2 इज कोवेलेंटली लिंक टू अ कार्बन स्केलेटन, ओके। अब CO2 क्या होगा, इस जो हमारा जो प्रोडक्ट है, इनिशियल प्रोडक्ट है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, उस बाइफॉस्फेट के साथ क्या होगा, ये कोवेलेंटली क्या होगा, लिंक हो जाएगा। यहाँ पर एक्चुअल में देखिए CO2 और वाटर दोनों को फिक्स किया जाता है, ओके।
तो CO2 का फिक्सेशन किया जाता है, इसीलिए इस पहले स्टेज को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। दूसरे स्टेप्स में हम देखते हैं रिडक्शन। ओके, जिस कार्बन का यूज हो रहा है उस कार्बन को अब रिड्यूस किया जाएगा। किसमें रिड्यूस किया जाएगा? रिडक्शन, ड्यूरिंग विच कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म एट द एक्सपेंस ऑफ द फोटो केमिकली ड्राइव ATP एंड रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट इन द फॉर्म ऑफ NADPH। ओके, जब आपका जो CO2 है उस CO2 को ATP एंड NADPH जो कहाँ से बना है, जो लाइट रिएक्शन के थ्रू जो बना हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो ATP एंड NADPH जो कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। इसी लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ये एसिमिलेटरी पावर है, इसी एसिमिलेटरी पावर का यूज किया जाएगा। और जो कार्बन का जो यूज हो रहा है, जो जिस कार्बन को यहाँ पर फिक्स किया जा रहा है, इस कार्बन को फिक्स करने के लिए ATP और NADPH का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्चुअल में यहाँ पर रिड्यूस किया जा रहा है। किसमें रिड्यूस किया जा रहा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, किसके थ्रू किया जा रहा है? ATP और NADPH। यदि ATP और NADPH नहीं बनेगा लाइट रिएक्शन के थ्रू तो यहाँ पर रिडक्शन की प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए ढेर सारी ATP या एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो कि ATP और NADPH से मिलता है। ओके, उसके बाद हमारा और ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसी से क्या बनेगा? ये देखिए, यही है ट्राइओस फॉस्फेट। ओके, यही है ट्राइओस फॉस्फेट। इसी ट्राइओस फॉस्फेट से क्या बनेगा? फाइनली सुक्रोज बनेगा, स्टार्च बनेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो भी हमारा जो बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट है वो यहाँ से बन जाएगी। ओके, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है केल्विन साइकिल का। इसी ट्राइओस फॉस्फेट से क्या बनेगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल, स्टार्च या सुक्रोज। ओके, उसके बाद हमारा जो थर्ड जो हमारा स्टेज होता है, थर्ड स्टेज का नाम है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? ड्यूरिंग विच द CO2 एक्सेप्टर राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट रीफॉर्म। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? जिस इनिशियल प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे थे राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, उसी राइबोलोज 1 बाइफॉस्फेट को फिर अगेन क्या किया जाएगा? उसका अगेन रीजनरेशन किया जाएगा। ओके, तो किस तरीके से किया जाएगा रीजनरेशन? और ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो हमारा इनिशियल प्रोडक्ट है केल्विन साइकिल के लिए, ये किस तरीके से यूज होता है और इसका रीफॉर्म किस तरीके से होता है, ये हम देखेंगे इसके मैकेनिज्म में। ओके, तो ये था केल्विन साइकिल का ओवरव्यू। इसमें 3 ही स्टेजेस होता है। पहला स्टेज है हमारा CO2 को फिक्स किया जाएगा, और CO2 को जब फिक्स किया जाएगा तो उसी CO2 को क्या किया जाएगा? रिड्यूस किया जाएगा। ओके, तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो रहा है। ओके, तो उसी स्टेज को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, और ATP और NADPH का यूज करके उसी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाएगा? रिड्यूस किया जाएगा। उसको हम बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। ओके, और फाइनली क्या होगा? जो ट्राइओस फॉस्फेट बना है उसी ट्राइओस फॉस्फेट से जिस इनिशियल प्रोडक्ट का यूज हुआ था राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, उसी राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट को अगेन बाइफॉस्फेट को अगेन बनाया जाएगा। तो ये कहलाएगा रीजनरेशन। ओके, तो ये था केल्विन साइकिल का ओवरव्यू। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। तो ये है एक्चुअल में केल्विन साइकिल का ओवरऑल मैकेनिज्म। आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर थोड़ी छोटी बनी है और इसमें जो लिखा हुआ पोर्शन है वो भी बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो ये एक्चुअल में तेज एंड जिगर का डायग्राम है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा होगा तो यदि आपके पास तेज एंड जिगर का बुक है तो आप उस बुक को भी देख सकते हो। ओके, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। एक्चुअल में हम इस मैकेनिज्म को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट बातें जो होती है वो मैं आपको समझा दूं। पहले देखिए, यहाँ पर जो इनिशियल प्रोडक्ट है, ओके, जिस इनिशियल प्रोडक्ट का यूज हम केल्विन साइकिल के लिए कर रहे हैं, उस इनिशियल प्रोडक्ट में कितना कार्बन है ये आपको ध्यान में रखना है। कितना कार्बन का यूज हो रहा है और कितना मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। ओके, कितना मोल यूज हो रहा है और कितना कार्बन यूज हो रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रिएक्शन चलते जाएगी तो आप देखेंगे उसमें कार्बन की जो वैलेंसी है वो हमें देखते हुए चलना है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी यदि देखते हुए नहीं चलेंगे तो हम फाइनल जो रीजनरेशन है और रीजनरेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी को देखते हुए चलना है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो शुरू करते हैं केल्विन साइकिल की जो एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर
सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा इनिशियल प्रोडक्ट है वो है राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ओके, यही है आपका पेंटोस फॉस्फेट। ओके, यही है राइबोलोज 5 फॉस्फेट। तो केल्विन साइकिल में 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज 5 फॉस्फेट का यूज होता है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए राइबोलोज 5 फॉस्फेट 1, राइबोलोज 5 फॉस्फेट 2 और राइबोलोज 5 फॉस्फेट 3। तो 3 मॉलिक्यूल हम यहाँ पर ले रहे हैं राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ओके, इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, साइकिल को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज 5 फॉस्फेट का यूज कर रहे हैं। ओके, अब 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कितनी कार्बन होगी? टोटल 15 यानी कि 15 कार्बन कंपाउंड लेके हम यहाँ से चल रहे हैं। ओके, अब देखिए ये 3 कार्बन कंपाउंड हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये 3 कार्बन कंपाउंड को हम लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल एटीपी का यूज होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है उसमें 3 मॉलिक्यूल एटीपी का यूज हो रहा है, क्योंकि राइबोलोज 5 फॉस्फेट हम कितना ले रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी क्या होगा, यूज होगा। ओके, और 3 मॉलिक्यूल एटीपी से फिर क्या बन जाएगा, 3 मॉलिक्यूल एटीपी बन जाएगा। अब यहाँ से 3 फॉस्फेट कहाँ किसको मिल जाएगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट को मिलेगा। तो जब राइबोलोज 5 फॉस्फेट को 3 एटीपी मिल जाएगा, सॉरी 3 फॉस्फेट ग्रुप मिल जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ओके, ये क्या बन जाएगा, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, देखिए यहाँ पर 3 कलर मेंशन किया गया है। ये जो पहला कलर है जो आपका ये इस तरीके से ये वायलेट कलर का दिखाया जा रहा है, ये है आपका कार्बोक्सिलेशन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, CO2 को फिक्स किया जाएगा। और ये है रिडक्शन, दूसरे कलर में शो किया, जो ग्रीन कलर में शो किया जा रहा है। ओके, ग्रीन कलर में दिखाया गया है, ये आपका रिडक्शन प्रोसेस है। और ये जो रेड कलर में दिखाया गया है ये आपका रीजनरेशन प्रोसेस है, यानी कि इस पूरे केल्विन साइकिल में रीजनरेशन का प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर रीजनरेशन बहुत लंबा होती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कार्बोक्सिलेशन को एक कलर में दिखाया गया है, रिडक्शन को दूसरे कलर में, और आपका जो रीजनरेशन होता है उसको इस तरीके से रेड कलर में शो किया जा रहा है। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से यहाँ से 3 मॉलिक्यूल आपका राइबोलोज 5 फॉस्फेट का यूज किया गया है और 3 मॉलिक्यूल एटीपी का यूज हुआ है। यहाँ पर जो एंजाइम का यूज हो रहा है उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोराइबोकाइनेज। ओके, तो जो काइनेज एंजाइम होता है, एक्चुअल में काइनेज एंजाइम का काम क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कराना। ओके, फॉस्फेट ग्रुप, जैसे एटीपी में फॉस्फेट है तो एटीपी से जो फॉस्फेट है उस फॉस्फेट को जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में जोड़ने का काम कौन करता है, काइनेज एंजाइम करता है। ओके, तो अब यहाँ पर राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बन गया है, कितना मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, यानी कार्बन की संख्या कितना है, अभी भी 15 है। ओके, यानी कि 15 कार्बन कंपाउंड है। अब हम कार्बोक्सिलेशन में देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है, तो यहाँ पर कितना CO2 को फिक्स किया जाएगा, एक टाइम में 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा, जो किसके थ्रू होगा, रुबिस्को एंजाइम के थ्रू होगा। ओके, रुबिस्को एंजाइम यानी कि राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये क्या है, रुबिस्को एंजाइम का फुल फॉर्म है। आपको ध्यान में रखना है, रुबिस्को एंजाइम का फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यानी कि रुबिस्को एंजाइम के पास दोनों कैपेसिटी होता है, एक होता है आपका कार्बन को फिक्स करने का कैपेसिटी भी होती है, और आपका ऑक्सीजन को भी फिक्स करने की कैपेसिटी भी होती है। तो रुबिस्को, अभी यहाँ पर हम केल्विन साइकिल को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो रुबिस्को किसको फिक्स करेंगे, CO2 को फिक्स करेंगे। ओके, इस तरीके से रुबिस्को एंजाइम के थ्रू क्या होगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल को फिक्स किया जाएगा, और यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का भी यूज होती है। ओके, 3 मॉलिक्यूल वाटर का यूज होता है, और 6 मॉलिक्यूल या 6 प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव या रिलीज किया जाता है। तो ये था कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस। और जब CO2 को 3 मॉलिक्यूल CO2 को फिक्सेशन होगा, तो ये जो प्रोडक्ट है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट से ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा, और यही और ये क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये क्या है, केल्विन साइकिल का मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। इसी मॉलिक्यूल या इसी कंपोनेंट, ओके, या ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, इसी 3 कार्बन कंपाउंड के
वजह से इस साइकिल को C3 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्योंकि इसका जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है और इसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलेशन वाला प्रोसेस हुआ। ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, जिसमें क्या हुआ, CO2 को फिक्स किया गया है बाय द एंजाइम ऑफ रोबिस्को। ओके, अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सब यहाँ पर देखिए, हम राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट यहाँ पर 15 कार्बन कंपाउंड था। अब यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल कार्बन और ऐड हो गया है, तो टोटल कार्बन की संख्या कितना हो गया है, 18 हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 15 था और ये 3, टोटल कितना हो गया, 18। ओके, अभी 18 कार्बन का बन चुका है ये। ओके, अब जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ये कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, ये कितने मोल बनेंगे, कि 18 कार्बन बने हैं तो ये 6 मोल बनेंगे। ओके, कितना मॉलिक्यूल, 6, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है तो मोल कितने बनेंगे, 6। ओके, तो 6 मोल क्या बन गया है यहाँ पर, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, तो कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है और यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि 3 मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन कंपाउंड है और मॉलिक्यूल की संख्या कितना है, 6। ओके, अब क्या होगा, ये जो आपका 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ये इंटर करेगा रिडक्शन प्रोसेस में। रिडक्शन प्रोसेस में जब इंटर करेगा तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ATP का यूज होगा और 6 मॉलिक्यूल ADP क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। ये क्या था, यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बन जाएगा, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि यहाँ पर फिर क्या होगा, आपका पहला नंबर कार्बन और तीसरे नंबर कार्बन दोनों पे क्या क्या ऐड होगा, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होगा। ओके, और यहाँ पर जो एंजाइम का यूज हो रहा है उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ओके, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम का यूज हो रहा है, क्योंकि काइनेज एंजाइम का काम क्या होता है, आपका जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप को एडिशन कराना कोई भी सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट में। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम का काम। ये रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है यहाँ पर। उसके बाद 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट से हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर ग्लिसरील्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ओके, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट या 20-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा, ग्लिसरील्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनेगा। यहाँ पर ग्लिसरील्डिहाइड 3-फॉस्फेट ये क्या है, ट्राइओस फॉस्फेट होती है, और जब ये ग्लिसरील्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनेगा तो यहाँ पर देखिए आप 6 मॉलिक्यूल क्या यूज हो रहा है, आपका NADP यूज हो रहा है, और 6 मॉलिक्यूल क्या निकल रहा है यहाँ से, NADP+। ओके, और 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रोटॉन का यूज हो रहा है, और 6 मॉलिक्यूल आपका फॉस्फेट यहाँ से भी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो आप देख सकते हो यही है एसिमिलेटरी पावर, आपका ATP का भी यूज हो रहा है और NADPH का यूज हो रहा है। ये जो ATP और NADPH है, यही ATP और NADPH कहाँ पर बने थे, लाइट रिएक्शन बने थे। उसी लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट ATP और NADPH का यूज कार्बन को क्या कर रहे हैं, फिक्स या रिडक्शन करने में हेल्प कर रही है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, आप कार्बन का फिक्सेशन हो चुका है, यानी कि ये देखिए यहाँ पर कार्बन का यूज हुआ है और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 100% क्या हो गया, कार्बन का फिक्सेशन कंप्लीट हो गया है, जो किस फॉर्म में है, ट्राइओस फॉस्फेट के फॉर्म में है, जिसका नाम है ग्लिसरील्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ओके, ग्लिसरील्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब क्या होगा, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल ग्लिसरील्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना है, 6 मॉलिक्यूल ग्लिसरील्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना। चूंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है तो टोटल हमारे पास 18 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, जो कितने मोल का बना है, 6 मोल का बना है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 6 मोल यहाँ पर, या जो 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर आपका ग्लिसरील्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही मोल किसमें जाएगा, बायोसिंथेटिक पाथवे में जाएगा। बायोसिंथेटिक पाथवे का मतलब होता है इस 6 मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल किसमें जाएगा, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में जाएगा। ओके, तो सिर्फ यहाँ से देखिए, तो 6 मॉलिक्यूल आपका ग्लिसरील्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना है, तो इसमें से यदि एक मॉलिक्यूल आपका बायोसिंथेटिक प्रोसेस में जाएगा तो हमारे पास कितना मॉलिक्यूल बचा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 मॉलिक्यूल ग्लिसरील्डिहाइड 3-फॉस्फेट बचा रहेगा। ओके, अब हमें ये जो 5 मॉलिक्यूल ग्लिसरील्डिहाइड 3-फॉस्फेट बचा है हमारे पास, इसी 5 मॉलिक्यूल ग्लिसरील्डिहाइड 3-फॉस्फेट का क्या करना है, रीजनरेशन प्रोसेस में हमको लगाना है। ओके, एक मॉलिक्यूल किसमें चला गया है, आपका बायोसिंथेटिक प्रोसेस या ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने में बचा हमारे पास 5 मॉलिक्यूल है। इसी 5 मॉलिक्यूल को हमको फिर क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है।
तो यहाँ पर क्या होगा, जो रीजनरेशन प्रोसेस होता है इस यहाँ पर क्या होता है, कार्बन का इंटर कन्वर्जन होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब कहीं पर 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, कहीं पर 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, कहीं पर 7 कार्बन मॉलिक्यूल है, कहीं पर 5 कार्बन मॉलिक्यूल है, कहीं पर 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको मॉलिक्यूल मिल जाएंगे जो अलग अलग स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, कार्बन का रीजनरेशन हो रहा है, यानी कार्बन का इंटर कन्वर्जन हो रहा है। तो इस इंटर कन्वर्जन को हमको देखना है, और ये इंटर कन्वर्जन होने के बाद जो हमारा जो जिस प्रोडक्ट को हम यूज किए थे केल्विन साइकिल के लिए, उसी प्रोडक्ट को हम यहाँ पर रीजनरेट करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ शुरू करते हैं रीजनरेशन की प्रोसेस। हमारे पास कितना मॉलिक्यूल बचा है, 5 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना हुआ है। तो हम वन बाय वन देखते हैं। देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे सबसे पहले हम। ओके, कितना मॉलिक्यूल यूज करेंगे, 2 मॉलिक्यूल। किसमें कन्वर्ट होगा, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, जो कि कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। देखिए याद रखिएगा, आप यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, 5 मॉलिक्यूल हमारे पास बचा हुआ है, उसमें से हम 2 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं ट्राइओस फॉस्फेट बनाने में। ये भी एक प्रकार का ट्राइओस फॉस्फेट है, जिसका नाम क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या DHAP। ओके, 2 मॉलिक्यूल DHAP यहाँ पर बना हुआ है। तो 5 में से हम 2 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, हमारे पास कितना बचा हुआ है, 3 मॉलिक्यूल और बचा हुआ है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। जब DHAP बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, तो इसमें जो एंजाइम का यूज होता है, एंजाइम का नाम है ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज। क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP आपस में क्या है, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आइसोमरेज एंजाइम का यूज होगा। ओके, इस तरीके से ग्लिसरॉल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसका कितना मॉलिक्यूल है, 2 मोल है। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर जो 2 मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना है, उसका एक मॉलिक्यूल, ओके, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 2 मॉलिक्यूल बना है, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का एक मॉलिक्यूल, और यहाँ पर जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है वहां से एक मॉलिक्यूल। ओके, तो 2 मॉलिक्यूल आपस में क्या होगा, कंडेंस होगा। ओके, देखिए यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल बचा था, अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और यहाँ का एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल हुआ। 2 मॉलिक्यूल आपस में क्या होगा, कंडेंस होगा, और कंडेंस होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ओके, अब यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल बच गया है, 2 मॉलिक्यूल और बच गया है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, जो एंजाइम यूज होता है इस कंडेंसेशन में, उसका नाम है एल्डोलेस एंजाइम। क्योंकि यहाँ पर एल्डल रिएक्शन होता है, एल्डल रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर क्या बनेगा, दोनों आपस में कंडेंस होगा, और यहाँ पर बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, उस फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी कि एक फॉस्फेट यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और जब ये फॉस्फेट रिमूव होता है तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल का यूज होता है, वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक फॉस्फेट का भी क्या होगा, रिमूवल होगा। और जो एंजाइम है यहाँ पर, एंजाइम का नाम है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज एंजाइम। जो फॉस्फेटेज एंजाइम है वो क्या करता है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से क्या होगा, एक फॉस्फेट को रिमूव कर देगा, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ओके, तो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और यहाँ से क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का 1 मोल, यानी कि 1 मोल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का 1 मोल, तो 2 मोल आपस में क्या होगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या होगा, आपस में फिर से कंडेंस होगा। कंडेंस होने के बाद कार्बन को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन, टोटल कितना कार्बन हो गया, तो 6 कार्बन। तो ये 6 कार्बन का क्या बना, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, वहां से सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन रिमूवल हुआ है, तो हमारे पास 6 कार्बन का ये कंपाउंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। अब यहाँ से 6 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ का क्या है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, तो टोटल कितना कार्बन कंपाउंड हो जाएगा, टोटल 9 कार्बन कंपाउंड हो जाएगा। ओके,
देखिए यहाँ पर 2 मोल बचा हुआ था तो 1 मोल का यूज यहाँ पर हो रहा है। इस तरीके से कंडेंसेशन के रिएक्शन में अभी भी यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बचा हुआ है। ओके, तो अब ये क्या होगा, ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का 1 मोल और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का 1 मोल आपस में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपस में क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। और जब आपस में कंडेंस होगा तो टोटल 9 कार्बन कंपाउंड बना है। और ये जो 9 कार्बन कंपाउंड है ये फिर आपस में क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो जब ये आपस में टूट जाएगी या 2 प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ये 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो इसमें 2 प्रोडक्ट कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, पहला प्रोडक्ट बनेगा ये जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। ओके, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो कि कितना कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर ये 5 कार्बन कंपाउंड है। ओके, टोटल हमारे पास 9 कार्बन है तो 5 कार्बन कंपाउंड जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बना है और बचा हमारे पास 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ओके, तो ये बन गया हमारे पास इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। और इस कंडेंसेशन रिएक्शन को करने के लिए जो एंजाइम है उसका नाम है ट्रांस कीटोलेज। यहाँ पर कीटोन ग्रुप को क्या करते हैं, ये कीटोन ग्रुप का कीटोन एक्चुअल में यहाँ पर कीटोनिक रिएक्शंस होता है। एक्चुअल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कीटोन ग्रुप ये हो रहा है, ये है कीटोन ग्रुप। तो यहाँ पर कीटोन ग्रुप बनता है जिसकी वजह से कीटोन ग्रुप का ट्रांसफर भी होता है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है ट्रांस कीटोलेज एंजाइम। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 9 कार्बन कंपाउंड से 2 कंपाउंड बने यहाँ पर। एक है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो 5 कार्बन कंपाउंड है और दूसरा है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। एंजाइम है हमारे पास ट्रांस कीटोलेज। ओके, तो ये हो गया, ये जो रिएक्शन है ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का 1 मोल और बचा हुआ है। अब क्या होगा, एक मॉलिक्यूल जो ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बचा हुआ था एक मॉलिक्यूल, अब इस 1 मोल ग्लिसरीएल्डिहाइड सॉरी एक मॉलिक्यूल यहाँ पर अभी भी बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो ट्राइओस फॉस्फेट बना था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यहाँ से हम सिर्फ एक ही मोल का यूज किए थे और दूसरा मोल हमारे पास इस तरीके से बचा हुआ था। अब क्या होगा, जो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बना है, 4 मॉलिक्यूल कंपाउंड है। अब जो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और यहाँ पर जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल बचा हुआ था, ये दोनों आपस में क्या होगा, कंडेंस होगा। ओके, और रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर, एल्डोलेज कौन सा एंजाइम के थ्रू यहाँ पर ये कंडेंसेशन की रिएक्शन होगा, एल्डोलेज एंजाइम के हेल्प से होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपस में क्या होगा, कंडेंस होगा। और कंडेंस होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम है सीडोहेप्टुलोज 17 बाइफॉस्फेट या बिस फॉस्फेट। ओके, ये कितना कार्बन कंपाउंड बने, टोटल 7 कार्बन कंपाउंड बने हैं। 4 कार्बन कंपाउंड इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का है और 3 कार्बन कंपाउंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का है। टोटल कितना कार्बन कंपाउंड बनेगा, सीडोहेप्टुलोज 17 बाइफॉस्फेट या बोल सकते हो बिस फॉस्फेट। तो ये 7 कार्बन कंपाउंड बन के तैयार है। एंजाइम कौन सा यूज हुआ है, एल्डोलेज, क्योंकि यहाँ पर एल्डल रिएक्शन हो रही है। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर क्या होगा, जो सीडोहेप्टुलेज 17 बाइफॉस्फेट बना हुआ है, अब सीडोहेप्टुलेज 17 बाइफॉस्फेट से क्या होगा, सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट बनेगा। यानी कि यहाँ से क्या होगा, एक फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा। जब ये फॉस्फेट रिमूव होगा तो ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में फिर से वाटर मॉलिक्यूल का यूज होगा और फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। एंजाइम कौन सा लगेगा, सीडोहेप्टुलेज 17 बाइफॉस्फेटेज, क्योंकि फॉस्फेटेज एंजाइम का काम क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल करना। ओके, तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होगा और सीडोहेप्टुलेज 17 बाइफॉस्फेट से सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट बन जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या क्या चीज बचा हुआ है, देखिए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का दोनों मॉलिक्यूल खत्म हो चुका है, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल का यूज हो चुका है। ओके, और ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का 1 मोल बचा हुआ है। अब क्या होगा, जो हमारा सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट है, सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट और ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो 1 मॉलिक्यूल बचा हुआ था, इस 1 मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट के साथ फिर से कंडेंसेशन की रिएक्शन होगा। और जब ये दोनों आपस में कंडेंस होगा तो टोटल कितने कार्बन कंपाउंड का ये प्रोडक्ट बनेंगे, देखिए यहाँ पर कि कितने कार्बन, टोटल यहाँ पर 7 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ ये कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। तो टोटल 10 यानी कि 10 कार्बन कंपाउंड, यहाँ पर 10 कार्बन कंपाउंड का प्रोडक्ट बनने वाले। टोटल कंडेंसेशन हुआ तो कितना कार्बन कंपाउंड बनेगा, ये 7 और 3
10 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो 10 कार्बन कंपाउंड है ये क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा या दो प्रोडक्ट में चेंज होगा। ओके, और ये जो कंडेंसेशन की रिएक्शन है, इस कंडेंसेशन रिएक्शन को करने के लिए जो एंजाइम होती है उस एंजाइम का नाम है ट्रांसकीटोलेस। अगेन ट्रांसकीटोलेस एंजाइम का यूज होगा, यहाँ पर कीटोन का एक्सचेंज होता है यहाँ, इसीलिए इसका नाम है ट्रांसकीटोलेस। ओके, इस तरीके से ग्लिसरील 3 फॉस्फेट और सीडोहेप्टुलस 7 फॉस्फेट आपस में कंडेंस हुआ है और टोटल 10 कार्बन का बना है, और 10 कार्बन इस तरीके से दो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इसका पहला प्रोडक्ट है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पर क्या है राइबोस 5 फॉस्फेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। तो टोटल 10 कार्बन का दोनों आपस में मिले तो 10 कार्बन का मॉलिक्यूल बने हैं। और ये 10 कार्बन किस तरीके से अरेंज हुआ या कितने प्रोडक्ट में चेंज हुआ, दो प्रोडक्ट में जो कि 5-5 कार्बन का है, तो यहाँ पर भी 10 कार्बन का बैलेंस ही पूरा हो गया है। एंजाइम कौन सा लगा है, ट्रांसकीटोलेस एंजाइम। तो इस तरीके से जो ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो 6 मॉलिक्यूल बना हुआ था, तो 6 मॉलिक्यूल का टोटल यूज हो चुका है। तो ग्लिसरील्डिहाइड 6 मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल गया है ग्लूकोज फॉर्मेशन में, बचा जो 5 मॉलिक्यूल है उस 5 या 5 मॉलिक्यूल का क्या हुआ, फिर रीजनरेशन हुआ या कार्बन का इंटर का कन्वर्जन हुआ, और इंटर कन्वर्जन होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट क्या क्या है आपका, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर जाइलुलोज 5 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल, और यहाँ पर राइबोस 5 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल। ओके, तो टोटल कितना, देखिए यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल बचा हुआ था, 3 कार्बन कंपाउंड था, और 3 से 5 को मल्टीप्लाई करिए तो टोटल कितना कार्बन हो जाता है, 15 कार्बन। तो ये 15 कार्बन का 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर बन चुका है, 3 मोल बन चुके हैं। वो देखिए तीन मॉलिक्यूल कार्बन कंपाउंड था, लेकिन कार्बन का इंटर कन्वर्जन, कार्बन का क्या हुआ, इंटर कन्वर्जन हुआ, तो ये 5 मॉलिक्यूल के 3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। ओके, तो पहला है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, दूसरा भी है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, और तीसरा क्या है आपका राइबोस 5 फॉस्फेट जो कि 5-5 कार्बन के 3 मोल बना हुआ है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, अब ये यहाँ पर क्या होगा, जो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम कौन सा है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट 3 आइसोमेरेज एंजाइम। यहाँ पर क्या होगा, आइसोमेरेज है, क्योंकि राइबोलोज 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट एक दूसरे का क्या है, आइसोमर है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा एंजाइम का यूज होगा, आइसोमेरेज एंजाइम का यूज होगा। तो पहला जाइलुलोज 5 फॉस्फेट से क्या बन गया हमारा, पहला राइबोलोज 5 फॉस्फेट। दूसरे जाइलुलोज 5 फॉस्फेट का रिएक्शन भी सेम होगा, दूसरे जाइलुलोज 5 फॉस्फेट से भी क्या बनेगा, यहाँ पर राइबोलोज 5 फॉस्फेट। एंजाइम कौन सा है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट एपिमेरेज। ओके, यहाँ पर भी क्या होगा, एपिमेरेज एंजाइम का यूज होगा। सॉरी, यहाँ पर मैं आइसोमेरेज बताया था, यहाँ पर एपिमेरेज एंजाइम का यूज हो रहा है। ओके, यहाँ पर आइसोमेरेज नहीं है, एक दूसरे के एपीमर है, क्योंकि जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोलोज 5 फॉस्फेट एक दूसरे के एपीमर है, ये आइसोमर नहीं है, एपीमर है, इसलिए यहाँ पर एपिमेरेज एंजाइम का यूज हो रहा है। दूसरे जाइलुलोज 5 फॉस्फेट से क्या बनेगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो कि एक दूसरे के एपीमर है, इसलिए यहाँ पर राइबोलोज 5 फॉस्फेट एपिमेरेज एंजाइम का यूज हो रहा है। और जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट है उसका नाम है राइबोस 5 फॉस्फेट। राइबोस 5 फॉस्फेट से क्या बना है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट। राइबोलोज 5 फॉस्फेट और राइबोस 5 फॉस्फेट एक दूसरे का आइसोमर है, इसीलिए यहाँ पर एंजाइम का यूज होगा राइबोलोज 5 फॉस्फेट आइसोमेरेज। तो इस तरीके से ये जो 3 प्रोडक्ट बना हुआ है 5-5 कार्बन के, ये 3 प्रोडक्ट से क्या बना है, फाइनली हमारा राइबोलोज 5 फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल या 3 मोल बन चुका है। जिस 3 मोल राइबोलोज 5 फॉस्फेट का यूज इनिशियल प्रोडक्ट के फॉर्म में ओके केल्विन साइकिल में यूज हो रहा था। तो ये हो गया रीजनरेशन की प्रोसेस। ओके, तो आप देखिए जिस प्रोडक्ट का यूज हम केल्विन साइकिल के लिए कर रहे थे उसी प्रोडक्ट का फिर से रीजनरेशन किया गया है। यानी कि साइकिल का मतलब होता है कि जहां से स्टार्ट होगा वहीं पर आके खत्म होगा। तो यहाँ पर 3 मोल राइबोलोज 5 फॉस्फेट को यूज किए थे, तो 3 मोल 5 फॉस्फेट को अगेन हम रीजनरेशन भी कर दिया है। इस पूरे केल्विन साइकिल के दौरान 3 ही कंडीशन फॉलो हुआ। एक हुआ कार्बोक्सिलेशन, CO2 को फिक्स किया गया है और CO2 का यूज किया गया है, और रिडक्शन में क्या होगा, ये जो CO2 है इस CO2 को फिक्स किया गया है ट्राइगोस फॉस्फेट के फॉर्म में, और रीजनरेशन में क्या हुआ, इसी ट्राइगोस फॉस्फेट से कार्बन का इंटर कन्वर्जन हुआ है और
फिर से ये रीजनरेशन के फॉर्म में जिस प्रोडक्ट का यूज हम किए थे जिस इनिशियल प्रोडक्ट का यूज हम किए थे केल्विन साइकिल को बनाने के लिए, उस प्रोडक्ट को हम फिर से रिफॉर्म कर दिए हैं। तो ये था ओवरऑल हमारा कार्बन रिएक्शन या केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन। ओके, इसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि देखिए यहाँ पर अब यदि ये साइकिल एक बार चला है तो हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रायोस फॉस्फेट का एक ही मोल मिला है ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए। तो 3 मोल से तो ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए हमें 2 मोल क्या चाहिए, ट्रायोस फॉस्फेट चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होता है। तो एक साइकिल इस तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो साइकिल है एक बार चला है तो हमें एक ट्रायोस फॉस्फेट मिला है, उसके बाद ये साइकिल दोबारा चलेगा तो हमें 2 ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा, तब जाके 2 ट्रायोस फॉस्फेट आपस में क्या होगा मिल जाएगी, उसके बाद क्या होगा एक मोल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगी। तो हमें यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखना है कि यदि हमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है तो हमें 2 राउंड C3 साइकिल को चलाना है। ओके, एक मोल ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए 2 राउंड केल्विन साइकिल चलेगी, तभी जाकर के आपका 1 मोल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगी। ओके, और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 1 मोल ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए कितने मॉलिक्यूल CO2 का यूज हो रहा है और कितने मॉलिक्यूल ATP का यूज हो रहा है और कितने मॉलिक्यूल NADPH का यूज हो रहा है। ओके, तो अब इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए 2 राउंड क्या होगा आपका केल्विन साइकिल चलेगा। तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट हम यूज किए हैं ATP और NADPH सबको 2 से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए हमें कितने मॉलिक्यूल ATP की जरूरत पड़ेगी। तो ATP देखिए एक राउंड के लिए कितने ATP की जरूरत पड़ रही है, 6 मॉलिक्यूल ATP यहाँ से यूज हो रहा है और 3 मॉलिक्यूल ATP यहाँ, यानी कि टोटल 9 ATP और NADPH कितना हो रहा है, 6 NADPH का यूज हो रहा है। तो एक राउंड के लिए है तो 2 राउंड चलेगी, तो 2 राउंड के लिए कितना ATP होगा, यहाँ पर 9 दूनी 18, 18 ATP का यूज होगा और 6 दूनी 12। ओके, यानी कि 12 NADPH का यूज होगा। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए 18 मॉलिक्यूल ATP का यूज होगा और 12 मॉलिक्यूल NADPH का यूज होगा। ओके, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये केल्विन साइकिल इस तरीके से कंप्लीट होता है। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जो कि कितने मोल NADPH कितने मोल ATP यहाँ पर यूज हो रहा है। ओके, कौन कौन से फेजेस में यूज हो रहा है ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था केल्विन साइकिल का ओवरऑल मैकेनिज्म। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।